अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट को स्टार्ट किया था और आज हम इसका दूसरा जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इफ स्टेटमेंट और इफ या इस ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। तो आपको याद होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट को हम लोग ये भी कह देते हैं कि इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव, या आपको कहें व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, तो हमने ये चीज़ें ही इसके अंदर लिखनी है। तो स्टूडेंट ये बार बार मुझसे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मिस शॉर्ट कोर्स में कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितने भी लेक्चर मैंने आपको सेंड किए ये तमाम शॉर्ट कोर्स में शामिल हैं या फिर शॉर्ट कोर्स का हिस्सा है, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल्स भी करके देखेंगे कि किस तरह हम सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज इफ स्टेटमेंट क्या है और इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव्स। इफ स्टेटमेंट का वन अल्टरनेटिव्स क्या है, एक्सप्लेन दी वर्किंग, और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ क्या है। अगर हम केवल इफ वर्ड देखेंगे तो आपको इफ वर्ड नजर आता है, ये कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होते हैं ये मैंने आपको 9th चैप्टर में बताए थे कि कीवर्ड्स क्या हैं। हम इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो आपकी सी लैंग्वेज में पहले से डिफॉल्ट मौजूद होते हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो इफ जो वर्ड है वो एक कीवर्ड है, और इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और इस कीवर्ड को जब हम इफ स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। जब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट में वो है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। ये हम इस्तेमाल करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए या स्किप करने के लिए स्टेटमेंट को। जाहिर सी बात है सिलेक्शन स्टेटमेंट है तो इसमें या तो कोई स्टेटमेंट स्किप हो रही होगी और या तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो ये बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म है जब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। द कंडीशन इज गिवन इन अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। जब हम कंडीशन बनाते हैं, चाहे हम इफ के अंदर बनाए चाहे इफ एल्स में बनाए, जब भी हम कंडीशन बनाएंगे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन में ही बनाएंगे। इफ द कंडीशन इज ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो जो स्टेटमेंट हमने इफ स्टेटमेंट के आखिर में लिखी होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये मेन वो चीज है कि अगर हमारी इफ द कंडीशन इज ट्रू, हमारी कंडीशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट हमने इफ स्टेटमेंट के आखिर में लिखी हुई है तो वो ठीक है, इफ स्टेटमेंट के आखिर में जो स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर हमने इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो जो स्टेटमेंट है जो भी हमने इफ स्टेटमेंट के आखिर में लिखी हुई वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो स्टूडेंट इफ स्टेटमेंट क्या करता है, बेसिकली इफ स्टेटमेंट जब कंडीशन ट्रू होती है तभी चलती है, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो तब ये कोई काम नहीं करेगा। हम प्रैक्टिकली भी आज इसको देखेंगे कि किस तरह ट्रू और फॉल्स होने पे इफ स्टेटमेंट जो है काम करती है। तो बेसिकली अभी आप ये देखें कि इफ स्टेटमेंट क्या है। कंडीशन ट्रू होने पर ये कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी और कंडीशन फॉल्स होने पर ये कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अगर हम जनरल सेंटेंस की बात करें तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इफ का कीवर्ड देन हम कंडीशन बनाएंगे, और कंडीशन हम किस में बनाते हैं, किसी रिलेशनल एक्सप्रेशन में बनाते हैं, और उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट तब कब एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू मिलेगी। तो ट्रू होने पर ही ये स्टेटमेंट जो हम इस कंडीशन के बाद लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो नेक्स्ट मैं बता अब सिंटैक्स इज यूज फॉर सिंगल। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है। तो सिंगल स्टेटमेंट लिखी है इसलिए इसको हम कहते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल।
in this case these statement are written in only curly brackets. अब देखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है तो ये सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन हम सेट ऑफ स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करते हैं। यानी हो सकता है कि एक कंडीशन के ट्रू होने पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएं, तो उनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। जिन भी स्टेट अगर ज़्यादा हमारे पास स्टेटमेंट है तो इनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक कंडीशन इफ लिखी। इफ तो आपको पता है कीवर्ड है कंडीशन, और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट एन। तो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है वो एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है। इसको हम कंपाउंड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है। तो क्यों क्यों इसे मैं कंपाउंड स्ट्रक्चर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पर अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप इस तरह इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। तो इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इफ स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट हो या कंपाउंड स्टेटमेंट, दोनों में जो है वो एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करती है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली आपको ये नहीं भूलना कि इफ स्टेटमेंट क्या है, कि इफ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है तो जो जब ट्रू होगी तब भी चलेगी, जब फॉल्स होगी तभी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो हम इसका एक फ्लो चार्ट भी देख लें। पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है इफ स्ट्रक्चर का। आप देख रहे हैं कि कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन में हम लोग एंटर होते हैं तो कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये हमारे पास एक इसका फ्लो चार्ट था। अब हम चलते हैं और देखते हैं इफ स्टेटमेंट से हम किस तरह प्रोग्राम बनाते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का हमारे पास जो पहला प्रोग्राम है स्टूडेंट, वो है राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स मार्क्स, जो मार्क्स को एंटर करे एंड डिस्प्ले, और डिस्प्ले कराए कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, के आप पास हो गए हैं। और इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। अब देखिए उसने आपको यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन दी है कि अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो हमें मैसेज डिस्प्ले आ जाए, किसका, यू हैव पास्ड। तो स्टूडेंट जब भी हम सी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, ये मैंने आपको जब 9th 10th हमने हर चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस किया, मैं दोबारा फिर आज आपको ये चीज़ रिवाइज करवाती हूँ। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिवाइज आपको करवा रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो कि आप लोगों ने किस तरह सी का प्रोग्राम लिखनी है। तो जब भी आपका सी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपने इंक्लूड हैश साइन, ये हैश साइन यूज करना है, ये सिंबल है। उसके बाद हम इंक्लूड लिख का वर्ड लिखेंगे, और जो हमारे पास ये एंगल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर लिखेंगे stdio.h, और फिर हम लिखेंगे इंक्लूड, फिर हैश साइन इंक्लूड, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है इसको हम हैश साइन कहते हैं, और इंक्लूड और conio.h। स्टूडेंट ये जो दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये जो दो चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमने ये लाजमी हर प्रोग्राम के स्टार्ट में ये दो डायरेक्टिव लाजमी एंटर करनी है। एक्चुअली ये दोनों डायरेक्टिव्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं वो हमें इन इन लाइब्रेरीज में पड़े हुए मिलेंगे, इसलिए हमें अपने सब प्रोग्राम्स में ये लाजमी इंक्लूड करना है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, पेपर के अंदर जब आप इसको लिखते हैं तो आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। तो लास्ट में हर प्रोग्राम के स्टार्ट स्टार्ट आपने इसी इन्हीं फाइल से करना है। ये हेडर फाइल्स होती हैं, आपको मालूम है, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 में कि ये हेडर फाइल्स होती हैं। जब भी हमने अपना सी का प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है हम अपने हेडर फाइल से करते हैं। तो हेडर फाइल्स में वो लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं जिनके फंक्शंस को हम यूज करना चाहते हैं, जैसे printf और scanf हमने यहाँ पे फंक्शंस यूज किए हैं फॉर इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये फंक्शंस हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें includes stdio.h, और इसी तरह जो getch का फंक्शन है वो हमें conio.h की लाइब्रेरी में मिलेगा। तो जब भी हमने कोई लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना होता है तो हम हेडर फाइल्स इंक्लूड कराते हैं, और हेडर फाइल्स आपको पता है हैश साइन से स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद हम इंक्लूड का कीवर्ड यूज करते हैं और एंगल ब्रैकेट के अंदर
हम लिखेंगे stdio.h एंड conio.h। उसके बाद जब हम अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, वाइड मेन, और उसके बाद हम अपना सारे प्रोग्राम्स को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें वो प्रोग्राम बनाना है जो हमें डिस्प्ले कराएगा मैसेज को जब हमारे मार्क्स 40 से ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना है। अब वेरिएबल जो है, हम मार्क्स का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसकी टाइप क्या रखेंगे, इंटीजर। तो इंटीजर टाइप आपको पता है, जब भी हमने किसी वेरिएबल की इंटीजर टाइप रखते हैं तो हम उसे इंट से शो करते हैं। इंट उसकी डाटा टाइप है, हमें डाटा टाइप बतानी होती है। विदाउट डाटा टाइप आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, वरना एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। तो देखिए, हमने इंट मार्क्स लिखा, फिर हमने क्लियर स्क्रीन लिखा। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम यूज करते हैं ताकि जो इससे पहले कोई आउटपुट हमारी स्क्रीन के आउटपुट में पहुंची होती है तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद देखें, प्रिंट एफ हमने यूज किया। अब यहाँ पे जो लाइन है ये कब डिस्प्ले होगी, ताकि जब मैं अपना प्रोग्राम चलाऊं तो मुझे नजर आए कि यूजर से मैंने किस चीज की एंट्री लेनी है। यूजर से मैंने मार्क्स लेना है, तो हम जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम जब मैं स्टार्ट करूँ तो यूज़र को वो चीज़ लिखी हुई नज़र आए, तो आपको पता है कि प्रिंट एफ का फंक्शन डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ का फंक्शन हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ का फंक्शन किस लिए यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है स्टूडेंट, हम लोग जो है वो डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और प्रिंट एफ के अंदर हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट है, अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज़ भी हम चाहते हैं हमें नज़र आए लिखी हुई, हम उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है स्कैनिफ। अब हमने यहाँ से यूज़र से इनपुट के तौर पे क्या लेने हैं, यूज़र से मार्क्स की इनपुट लेनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्कैनिफ का फंक्शन यूज़ करूँगी। आपको पता है कि जब भी हमने इनपुट लेनी होती है तो हम स्कैनिफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो स्कैनिफ के साथ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एम परसेंट साइन डी। क्यों एम परसेंट साइन डी यूज़ कर रही हूँ, एम परसेंट साइन जो फॉर्मेट ऑपरेटर डी है, ये हमने जब भी हम इंटीजर की इनपुट लेते हैं तो हम फॉर्मेट ऑपरेटर डी को यूज़ करेंगे और साथ में कोमा के बाद लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर मार्क्स। याद रखिएगा, ये एड्रेस ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। ये हम जब भी हम स्कैनिफ लेंगे, यानी जब भी हम वेरिएबल्स इनपुट लेंगे तो हमें उस वेरिएबल के साथ इस ऑपरेटर को लिखना होगा। तो हमने एड्रेस ऑपरेटर मार्क्स लिखा। तो स्टूडेंट यहाँ तक देखें, यहाँ तक हमारा इनपुट का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, यूजर से इनपुट पे इनपुट ले रही हूँ। यूजर कीबोर्ड के थ्रू कोई मार्क्स एंटर करेगा और उस यूजर जो मार्क्स एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। अब वेरिएबल्स क्या है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल बन जाता है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। अब स्कैनिफ क्या करेगा, स्कैनिफ ये करेगा कि यूजर जो मार्क्स एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो वेरिएबल हम इसलिए क्रिएट करते हैं। तो अब जो भी मार्क्स यूजर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, जो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट है इफ की, इफ मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। क्यों हमने ये लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन थी अगर मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हो। तो अगर मार्क्स 40, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 40 के, तो हमें क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, देन गेट करेक्टर, और फिर हम चले जाएं। और अगर हमें ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट थी जिसमें हमने देखा कि हमने क्या लगाया कि इफ अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 40 या ग्रेटर इक्वल टू 40 के हो जाए तो हमें कंग्रेचुलेशन का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें लिखा नजर आएगा एंटर योर मार्क्स। तो हम मार्क्स एंटर करेंगे और उसके बाद अगर मार्क्स क्योंकि 50 एंटर किए तो हमें मैसेज डिस्प्ले आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। और अगर स्टूडेंट, अगर हम लोग जो हैं वो इसको यहाँ पर 50 के बजाय यहाँ पर 30 एंटर कर देते तो हमें कुछ भी नजर ना आता, क्योंकि इफ स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू होने पे चलती है। जब उसको ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तभी वो इसके साथ लिखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यही हमारे पास इफ स्टेटमेंट थी, जो मैंने आपको बताई थी कि इफ स्टेटमेंट तभी चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं और इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। हम इसको प्रैक्टिकल से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल से सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह प्रैक्टिकल की बेस पर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं यहाँ इसको बंद करती हूँ फिलहाल, और यहाँ से मैं स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी डेफ मैं अपना जो कंपाइलर यूज़ कर रही हूँ सी के लिए, वो मैं डेफ को यूज़ कर रही हूँ। आप किस तरह डेफ को इंस्टॉल करेंगे इसकी वीडियो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी। आप सब अपने अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर्स पर या लैपटॉप पे ये डेफ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। और जब भी आपने डेफ के सॉफ्टवेयर पे जो है आप जब भी आपने सी का प्रोग्राम लिखना होगा, आप इस टैब के सॉफ्टवेयर पे लिखेंगे। आप इस पे इस तरह इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टैब का जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। यानी ये कंपाइलर है, सी के लिए हम कंपाइलर ही यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट अब जब आपने एक नया प्रोग्राम लिखना है सी के अंदर, तो आप फाइल पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर सोर्स प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। मैं दोबारा से बता रही हूँ, आपने फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, जो आपको शॉर्टकट की आपको अपने डेस्कटॉप पे नज़र आएगी। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और सोर्स प्रोग्राम पे जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने अपना प्रोग्राम जो है, पहला प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है। आपने भी इस तरह ही अपना प्रोग्राम जो है वो टाइप करना है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा इंक्लूड। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड हैश साइन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी सी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा आप उसको हैश साइन से ही स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद इंट मेन, यहाँ पर मैंने वाइट मेन की बजाय इंट मेन यूज किया है। तो आप इस पर परेशान मत हो, क्योंकि मैं डेफ का सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। डेफ के सॉफ्टवेयर में वाइड अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो वो एरर दे देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट को यूज किया है। आप यहाँ पर जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप वाइड में ही लिखेंगे, जब आप प्रैक्टिकली तौर पे डेफ पे काम करेंगे तो इंट लिखेंगे। तो पेपर के अंदर आप वाइड ही लिखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मैंने वो प्रोग्राम लिखा है सी का, इंट मार्क्स प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स और स्कैन इफ। वही प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया था सारा पीछे, वो सारा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जब आप प्रोग्राम को लिख देंगे स्टूडेंट, देखिए मैं आपको एक करके भी दिखाती हूँ। चलें, मैंने एक न्यू फाइल ओपन की, सोर्स फाइल पे गई, अब मैं प्रोग्राम लिखती हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे एक प्रोग्राम इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। आप लोग टाइप करेंगे अपने प्रोग्राम को। टाइप करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव एज करती हूँ, ठीक है। सेव एज करती हूँ, सेव एज करके आपने जो प्रोग्राम का नाम रखना है, जैसे मैं इफ 234 रख देती हूँ इसका नाम, ठीक है। आपने जो भी प्रोग्राम का नाम रखना है आप इसका आप नाम रखेंगे और सेव कर देंगे। इस तरह आपका ये प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। अच्छा, अब आपका जब प्रोग्राम, आप सारा प्रोग्राम लिख लेंगे, देखेंगे मैंने सारा वही प्रोग्राम लिखा हुआ है जो मैंने पीछे आपको करवाया था। जब आप इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाएंगे और कंपाइल पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जब आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये कंपाइलर है ये आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपको यहाँ पर ये देखें, मैं आपको ज़रा एनोटेशन से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। आप इस एरिए पे जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे, इस एरिए पे आपको मैसेज नज़र आ रहे हैं, ये एरर ज़ीरो, वार्निंग ज़ीरो। तो ये क्या है कि मेरे जब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो इसमें कोई एरर नहीं आया। अगर कोई एरर आता तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाता। अभी मैं आपको एक एरर्स लगाकर भी ये समझाऊंगी किस तरह एरर्स आते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाऊंगी और एग्जीक्यूट, देखें एग्जीक्यूट पे गई और रन पे क्लिक करूंगी। अब जब मैं रन पे क्लिक करूंगी तो देखें स्टूडेंट, आपको ये ब्लैक सी विंडो नजर आ रही है और यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है एंटर योर मार्क्स। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है एंटर योर मार्क्स। मैं एंटर अपने मार्क्स एंटर करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 40 से
ग्रेटर वाले को पास कराना है तो मैं 45 एंटर कर देती हूँ और 45 देखिए मैंने मार्क्स एंटर किए। अब आपने देखा, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ, देखें वो जो मैंने यहाँ पर मैं आपको एनोटेशन, लेकिन जो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा था एंटर योर मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी तो जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इस प्रिंट एफ के अंदर लिखी होगी वो मुझे यहाँ पे लिखी हुई नजर आएगी। तो देखें जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, रन का मतलब है मैंने चलाया, तो आप देखें कि मुझे सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आई है, एंटर योर मार्क्स। तो अब एंटर योर मार्क्स क्योंकि मैंने प्रिंटफ के अंदर लिखा है वो मुझे नजर आ रहा है। अब जो मैं कीबोर्ड के थ्रू जो भी यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगी वो किस वेरिएबल में चली जाएगी, वो मेमोरी के अंदर जो मार्क्स का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर चली जाएगी। तो अब मैं एंटर करती हूँ, देखिए मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 45। ठीक है, मैंने 45 एंटर किया। 45 एंटर करने के बाद जब मैं प्रेस करती हूँ तो देखें वो मुझे मैसेज डिस्प्ले करा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। ये नीचे वाले को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, ये जो नीचे आपको ये वाली चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, ये वाला प्रोसेस एग्जिटेड, ये इसको आपने इग्नोर करना है, ये आपको हमेशा नजर आएगा जब भी आप ये कंपाइलर यूज करेंगे। डेकर आपका मेजर काम ये था कि एंटर योर मार्क्स, आपने मार्क्स एंटर किए 45 और आपको मैसेज आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, आप पास हो गए हैं। क्योंकि मैंने 45 एंटर किया था इसलिए, क्योंकि कंडीशन मैंने क्या लगाई थी, अगर मैं आपको यहाँ पे कंडीशन चेक कराऊँ तो मैंने कंडीशन लगाई थी मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो जाए तो मुझे प्रिंट एफ करा दे यू आर पास। अगर वो आपसे ये कह रहा है कि आपने 50 से ज्यादा वालों को पास करवाना है तो आप यहाँ पे 50 लिख देंगे। तो स्टूडेंट अब ये तो था जब मेरी मैंने ये चलाया, जब मेरा ट्रू हुई। अब मैं एक दोबारा से ये चलाती हूँ। ठीक है, मैं इसे कंपाइल करती हूँ, दोबारा से कंपाइल करूंगी। कंपाइल करने के बाद मैं इसे दोबारा रन करूंगी तो मैं अब यहाँ पे 30 मार्क्स एंटर करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए 30 और फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स मिलेगी तब आपका जो आपकी जो इफ स्टेटमेंट है वो जो इफ के साथ जो मैंने स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। ठीक है, मैंने इफ के साथ स्टेटमेंट लिखी हुई थी कंग्रेचुलेशन यू आर पास, वो तभी एग्जीक्यूट होती है अगर ये कंडीशन ट्रू होती। तो इस तरह स्टूडेंट देखें कि हमारा जो ये काम करता है सी स्टेटमेंट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ ज़्यादा क्लियर आई होगी कि किस तरह हम सी के ऊपर प्रोग्राम लिखकर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे और उससे इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम को मैं आपको यहीं पर समझाती हूँ कि किस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं सी के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी किस तरह अपने प्रोग्राम इसके अंदर लिखना है। मैं इसको क्लोज करती हूँ और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम था हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट प्रोग्राम है वो है कि हमने स्क्वायर रूट बताना है कि अगर मैंने वो आपसे कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपने यूजर से 2 नंबर एंटर करवाने हैं और 2 नंबर एंटर करवा कर आपने ये मैसेज, अगर जो हमने दूसरा नंबर एंटर किया है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो तो मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है इसको भी स्टार्ट किससे किया है, इंक्लूड देखें, इंक्लूड आयो stdio आयो डॉट। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड क्या लिखा है, stdio आयो डॉट एच, और फिर मैंने हैश साइन इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपने सी का कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आप जो है हमेशा ये फाइल्स को लाजमी लिखेंगे। फिर वाइड मेन आएगा, मैं यहाँ पे इंट मेन यूज कर रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं डेफ का कंपाइलर यूज कर रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पे वाइड लिखेंगे वो आपको एरर देगा, इसलिए आपने इंट मेन यूज करना है। पेपर के अंदर आपने वाइड मेन ही लिखना है। और फिर हमने यहाँ पे क्योंकि हम उसका उसने आपको जो प्रोग्राम कहा था उसकी स्टेटमेंट ये थी कि यूजर से आपने 2 नंबर एंटर लेने हैं। तो अब यूजर से क्योंकि मैंने 2 नंबर एंटर लेने हैं तो मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो मैंने वेरिएबल रखा ए और बी, और मैंने क्योंकि नंबर एंटर कराने तो मैंने इनकी टाइप जो थी वो इंट रखी। तो मैंने यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वो क्या किया, इंट ए एंड बी। तो इंट ए वेरिएबल, एक वेरिएबल ए लिया और एक वेरिएबल बी लिया। तो जब मैंने इंट ए और बी किया तो मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट हो गए ए और बी। अब मैंने क्या किया, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया, एंटर दी नंबर ए, एंटर दी नंबर ए।
ठीक है। यानी कि पहले मैंने यूज़र से नंबर लिया, वो नंबर किस में चला गया, वो नंबर ए वेरिएबल में चला गया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्कैनिफ फॉर्मेट ऑपरेटर डी। आपको पता है कि सी के अंदर जब भी मैंने कोई स्कैनिफ लेना है तो सबसे पहले मैं उसकी टाइप बताऊंगी कि मैंने किस टाइप का वेरिएबल यूज़र से एंटर करवाया है। मैंने जो टाइप का वेरिएबल कराया वो इंटीजर था, यहाँ से मुझे पता चला वो इंटीजर है, तो इसलिए मैंने m% d यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट यूज़ करती तो मैं यहाँ पर f यूज़ करती। अगर मैं यहाँ पे करेक्टर यूज़ करती तो यहाँ पे c यूज़ करती। तो स्कैनिफ के बाद ब्रैकेट डाली और इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने क्या लिखा, फॉर्मेट ऑपरेटर डी इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर मैंने कोमा, फिर मैंने एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया a। आपको पता है कि इनपुट लेने का यही तरीका होता है। और जब मैंने b की इनपुट लेनी है तब भी मैं प्रिंट एफ एंटर दी नंबर b, यहाँ पे आप b लिख लें चाहे, ठीक है, एंटर द नंबर बी, और उसके बाद मैंने स्कैनिफ यूज किया। तो स्टूडेंट देखें यहाँ तक मैंने क्या काम पूरा कर लिया, अपनी इनपुट का काम पूरा कर लिया। मैंने यूजर से दो नंबर की इनपुट ले लिए ए और बी। अब मैंने कंडीशन लगानी है। कंडीशन मेरी ये थी कि इफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर मैं ए, जो पहला नंबर मैंने एंटर किया उसको मल्टीप्लाई करूं ए के साथ और जो उसका आंसर आए अगर वो सेकंड नंबर के इक्वल होगा, तो मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। और गेट करेक्टर, जब आपने हमेशा प्रोग्राम के आखिर में गेट करेक्टर लिखना है, क्योंकि जब भी आपने प्रोग्राम से एग्जिट होना है तो आपको गेट करेक्टर होगा। और गेट करेक्टर से क्या होगा कि अगर मैं गेट करेक्टर नहीं लिखूंगी तो मुझे आउटपुट नजर नहीं आएगी। तो स्टूडेंट ये मेरा प्रोग्राम था। मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज नहीं किया अपने इन प्रोग्राम्स में, लेकिन आपने क्लियर स्क्रीन जहाँ मर्जी लिख लें। क्लियर स्क्रीन से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लियर स्क्रीन से प्रीवियस आउटपुट होती है वो क्लियर हो जाती है। डेफ के अंदर क्लियर स्क्रीन लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन जो है वो नहीं लिखा। अब स्टूडेंट ये मेरा प्रोग्राम था। अब मैंने ये प्रोग्राम लिखा, मैं इसको रन कर एग्जीक्यूट पे जाऊंगी, कंपाइल करूंगी। सबसे पहले आप देखिए मैंने इसे कंपाइल किया। जब भी आपने अपना प्रोग्राम लिखना है उसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे, कोई एरर मैसेज नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आई। जब मेरे पास कोई एरर मैसेज नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर रन कर दूंगी। अब ये देखें जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया वो मुझसे पूछ रहा है एंटर दी नंबर। तो ये देखें प्रिंट एफ एंटर दी नंबर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पहला नंबर एंटर कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला नंबर एंटर किया 2। अब मैं दोबारा एंटर प्रेस करूंगी, तो एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा मुझे आ जाएगा एंटर दी नंबर। अब मुझे दूसरा नंबर एंटर करना है, मैं दूसरा नंबर 4 एंटर करती हूँ और फिर मैं एंटर को प्रेस कर दूंगी। तो देखिए क्योंकि अब वो मुझे दिखा रहा है सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो 2 था और जो सेकंड नंबर है 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी कि सेकंड नंबर जो है, जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो इसलिए उसने जो इस कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, उसको एग्जीक्यूट करा दिया। तो देखिए यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये मेरी आउटपुट है, इसको हम आउटपुट कहते हैं। मैं क्लोज करती हूँ और अब मैं दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ। जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा यहाँ पे मुझे मैसेज आएगा, तब मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, पहले 2 एंटर करती हूँ और जो सेकंड नंबर है मैं 5 एंटर कर देती हूँ। तो आपने देखा जो मैंने सेकंड नंबर एंटर किया है वो स्क्वायर नहीं है फर्स्ट नंबर का। और अब मैं एंटर करती हूँ तो देखें मुझे कुछ भी आउटपुट में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट तभी चलेगी जब वो ट्रू होगी। यहाँ पे वो फॉल्स हो गई है तो इसलिए वो नहीं चली। तो स्टूडेंट इस तरह आपका इफ स्टेटमेंट चलती है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैंने 2 नंबर एंटर किए थे और मैंने देखना था क्या दूसरा नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। अब हम थर्ड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और थर्ड प्रोग्राम देखते हैं हमारा थर्ड प्रोग्राम क्या है। जी स्टूडेंट ये मैंने थर्ड प्रोग्राम लिखा हुआ है। थर्ड आप लोग भी जब डेप्थ पे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग अपना प्रोग्राम खुद टाइप करेंगे। मैंने इसलिए टाइप अब नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा लगता, मैंने इसलिए पहले से ही टाइप करके रखे हुए हैं। तो आप अपना प्रोग्राम खुद टाइप करेंगे। अब ये प्रोग्राम क्या था, ये प्रोग्राम था कि यूज़र से हमने 3 नंबर की नंबर एंटर करवाने और हमने डिस्प्ले कराना है लार्जेस्ट नंबर।
अब मैंने जिस तरह देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया है, सबसे पहले मैं इंक्लूड डॉट एच लिखूंगी, इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच लिखूंगी, इंट मेन लिखा, ये आपको पता है सब प्रोग्राम के स्टार्ट में ये चीज़ लाजमी होगी। अब क्योंकि मैंने यूजर से 3 नंबर लेने हैं, तो इसलिए मैंने 3 नंबर लिए, ए बी एंड सी, जिसमें मैंने फर्स्ट नंबर ए में एंटर करवाया, दूसरा नंबर बी में और सी में तीसरा, और एक वेरिएबल और लिया मैक्स। ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया है? मैंने अपने लॉजिक बनाने के लिए ये वेरिएबल मैक्स लिया। अब यूजर से मैंने पहला नंबर एंटर करना है, तो मैं प्रिंटफ लिखूंगी, एंटर दी फर्स्ट नंबर। स्कैन इफ यूजर यहाँ पे जो भी नंबर एंटर करेगा वो किस वेरिएबल में जाएगा, ए में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्कैन इफ एफ% डी। डी क्यों डाला आपको पता है, ये लाजमी हमने लिखना है, क्योंकि जब भी हमने किसी वेरिएबल में वैल्यू लिखानी है, हमें बताना पड़ेगा उसकी टाइप क्या है, तो ये M%D से हमें उसकी टाइप का पता चलेगा। फिर एंटर द सेकंड नंबर, फिर मैंने सेकंड नंबर एंटर करना है, वो बी में जाएगा। प्रिंटफ एंटर द थर्ड नंबर, फिर वो डी में सी में जाएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स की इनपुट ले ली। उसके बाद स्टूडेंट मेरी लॉजिक क्या है? मेरी लॉजिक ये है कि जो नंबर, जो भी वैल्यू यूजर ए में एंटर करे वो मैक्स वेरिएबल में चला जाए। ठीक है, जो भी वैल्यू यूजर ए में एंटर करेगा वो मैक्स वेरिएबल में चली जाएगी। और अब मेरी कंडीशन चेक होगी यहाँ, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स, अगर बी जो है वो मैक्स से ग्रेटर है तो बी की वैल्यू मैक्स में चली जाए। ठीक है, कंडीशन मैंने क्या लगाई, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स तो बी की वैल्यू मैक्स में चली जाए। इफ सी ग्रेटर देन मैक्स, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर है मैक्स से तो फिर सी की वैल्यू मैक्स में चली जाए। और मुझे प्रिंट करा दे, प्रिंट क्या कराए, मैक्स की वैल्यू, जो भी वैल्यू मैक्स में पड़ी होगी वो प्रिंट करा दे, क्योंकि मैक्स के अंदर वही वैल्यू पड़ी होगी जो मैक्सिमम है। इसके लिए वो वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखें, द मैक्सिमम नंबर इज फॉर्मेट ऑपरेटर डी और मैक्स, कोमा डाल के मैक्स लिखा। यहाँ पे मैंने मैक्स इसलिए लिखा फॉर्मेट ऑपरेटर डी के बाद, कोमा डाल के डी के बाद, ताकि मुझे वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाए। चलिए स्टूडेंट, हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इसको समझते हैं। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो रहा है मेरा प्रोग्राम, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद मैं इसको रन करती हूँ। ये मेरी आउटपुट विंडो है। देखें सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है, एंटर दी फर्स्ट नंबर, क्योंकि सबसे पहले मैंने लिखा था एंटर दी फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर एंटर करती हूँ। चलिए मैं फर्स्ट नंबर 12 एंटर करती हूँ। मैंने एंटर को प्रेस किया, फिर आया एंटर दी सेकंड नंबर। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये 12 नंबर एंटर किया है ना, वो 12 नंबर किस वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ, वो ए वेरिएबल में जाके मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। यहाँ पे मुझे आउटपुट पे वो मेमोरी नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये काम कम रैम के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये काम रैम के अंदर हो रहा है। तो अब 12 जो था वो रैम के अंदर ए वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ। अब एंटर दी सेकंड नंबर एंटर करती हूँ 11। ठीक है, उसके बाद मैं थर्ड नंबर एंटर करूंगी, एंटर दी थर्ड नंबर, वो किस में जाके स्टोर होगा, वो सी में जाके स्टोर होगा। ठीक है, मैं ये 22 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने लॉजिक ये लगाई थी, जो नंबर ए में जाए वो किस में चला जाए, मैक्स में चली जाए। ए में क्या था 12, वो 12 जो है वो मैक्स के अंदर जा चुका है। अब वो चेक करेगा कंडीशन, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स। अब बी के अंदर मैंने क्या एंटर किया था 11, 11 ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स के अंदर तो क्या है 12 की वैल्यू है, तो कंडीशन उसको फॉल्स मिली। इसलिए ये जो मैंने इस स्टेटमेंट के साथ, इसके साथ बी के साथ जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कंट्रोल हमारा थर्ड स्टेटमेंट पर आएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, सी ग्रेटर देन मैक्स। अगर सी ग्रेटर हो मैक्स के तो सी की वैल्यू क्या थी 22। तो 22 जो है मैक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 12 की, 12 से 22 जो है वो ज़्यादा है। तो अब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट मैंने इसके साथ लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो क्या है, मैंने लिखी हुई थी सी की वैल्यू जो है वो मैक्स को चली जाए, तो 22 की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी। और अब देखते हैं लास्ट में क्या है, कि मुझे प्रिंटफ करा दो जो वैल्यू मैक्स के अंदर स्टोर हो। तो मैक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 22। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 22 वो इसके अंदर स्टोर हो गई है। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करती हूँ और हम वैल्यूज को ज़रा आप चेंज करते हैं। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब मैं फर्स्ट नंबर को 10 कर देती हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर को 2 कर देती हूँ और थर्ड नंबर को 3 कर देती हूँ। तो देखें वो मुझे डिस्प्ले करा रहा है मैक्सिमम नंबर इज 10। ठीक है, तो वो बार बार कंडीशन जो है वो चेक करेगा। देखिए मैक्सिमम, पहला नंबर मैंने 10 एंटर किया तो वो वैल्यू किस में जाके स्टोर हुई, वो मैक्स ए में जाके स्टोर हुई, और ए की वैल्यू मैंने मैक्स वेरिएबल को असाइन कर दी।
अब कंडीशन चेक होगी कि मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बी के साथ चेक होगी। बी के अंदर मैंने 2 एंटर किया है तो 2 ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स के अंदर 10 की वैल्यू पड़ी हुई है तो 2 ग्रेटर देन मैक्स, कंडीशन फॉल्स। तो इसलिए इसके साथ जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बी की वैल्यू मैक्स को साइन हो जाए तो वो नहीं होगी। फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, इफ सी ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स के अंदर वैल्यू 10 पड़ी हुई है और सी की वैल्यू 3 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर। कंट्रोल क्या कहता है कि मैक्सिमम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले करा दो, तो मैक्सिमम के अंदर 10 की वैल्यू पड़ी हुई थी तो उसने वो डिस्प्ले करा दी। इस तरह स्टूडेंट आपका ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। मैं कहती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह हम सी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं और किस तरह हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में पावर पॉइंट की तरफ दोबारा चलते हैं। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया था। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक और चीज़ भी समझाना चाह रही हूँ इसके साथ ही अलग से, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह जो है इसके ऊपर काम करते हैं डेक पे। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको ये प्रोग्राम करवाया था। हमने यूज़र से 2 वैल्यू ली थी और 2 वैल्यू लिखने के बाद मैंने ये देखना था कि मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, अगर हमने नंबर जो है सेकंड नंबर स्क्वायर होता था फर्स्ट नंबर का। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस प्रोग्राम को ऐसे मॉडिफाई किया आपको दिखाने के लिए कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा m%d, नंबर इज द स्क्वायर ऑफ m%, ठीक है, स्लैश एन डाला और आपको पता है न्यू लाइन ऑपरेटर है, और मैंने यहाँ पे बी और ए यूज़ किया है, कोमा के बाद बी और ए यूज़ किया। क्यों? मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे वो नंबर नज़र आए जो वो यूज़र एंटर करेगा कीबोर्ड से, यानी यूज़र जो यहाँ पर बी एंटर करेगा, क्योंकि मैंने बी पहले लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मेट ऑपरेटर डी यूज़ हो रहा है और ए की वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मेट ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं कोमा के बाद बी लिखती हूँ या कोमा के बाद ए लिखती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है मैंने वो डिस्प्ले करानी है। मैं इसको कंपाइल करती हूँ तो आप जरा इस प्रोग्राम को देखिए कि अब इसकी आउटपुट क्या आ रही है। मैं नंबर एंटर करती हूँ 2, फिर मैं नंबर एंटर करती हूँ 4। तो आप देखें कि यहाँ पे देखें मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है आउटपुट के अंदर। मैं इसको जरा यहाँ पे लेकर आती हूँ। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है 4 नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। ये 4 और 2 इसको कहाँ से मिले? यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ था m%d, नंबर इज द स्क्वायर ऑफ m% नंबर। क्यों मिले? क्योंकि b और a मैंने यहाँ पे लिखा। b और a लिखने का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल b के अंदर मेमोरी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो थी, यहाँ पर आ गई वेरिएबल b के अंदर मैंने क्या वैल्यू एंटर की थी 4, इसलिए उसने यहाँ पे 4 दिखाया। और फिर मैंने लिखा m%d, ये किसको शो कर रहा है? इस वेरिएबल को, a वेरिएबल को। तो a वेरिएबल के अंदर मैंने क्या वैल्यू लिखी हुई थी 2, तो वो देखें उसने यहाँ पे 2 वैल्यू उठा दी। तो जो वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करूंगी a और b के अंदर वही वैल्यू मुझे यहाँ पर नजर आएगी। तो अगर मैं इसको, अच्छा चलिए अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट को डिलीट कर देती हूँ। नहीं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। आप फिर आउटपुट देखिएगा। मैं इसको सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ और अब मैं इसको रन करूंगी। पहला नंबर 2, फिर 4। देखें अब मुझे वो नंबर नज़र नहीं आया। सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, सिर्फ मुझे ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब मैंने उसको लाइन को डिलीट कर दिया था जिसमें मैं वैल्यू उठा रही थी। अब सिर्फ मुझे ये लाइन, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं ले रही, सिर्फ मैंने प्रिंट एफ करवा रही हूँ वैल्यूज़ को। तो इसलिए स्टूडेंट ये याद रखिएगा, जब हमने कोई वैल्यूज़ डिस्प्ले करानी होती हैं तो हम उस वेरिएबल को हमें लिखना पड़ता है। ये वैसी चीज़ मैंने आपको 10 और 9 चैप्टर में भी करवाई थी। मैंने कहा चलिए यहाँ पर भी मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करा दूँ। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आपका कंपाइलर, अगर मैं कंपाइलर में देखी, मैं कंपाइलर आपको किस तरह गलतियां दिखाता है, चलें अब हम उस चीज़ को भी देखते हैं ताकि हमें समझ आए। मैं यहाँ पर टर्मिनेटर, ये जो देखिए मैंने आपको पता, जब मैंने आपको सी प्लस प्लस का चैप्टर नंबर 9 और 10 का तो मैं बताया था जब भी हम लिखेंगे यहाँ पे हम टर्मिनेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन को यूज़ करेंगे। अगर मैं ये सेमी कॉलन को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और मैं डिलीट करने के बाद कंपाइल करती हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे एरर मैसेज नज़र आ रहा है।
अब वो कह रहा है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, आप उसको ठीक करें। अब एरर क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम चेक करूंगी और यहाँ पे इस एरर को सेमीकोलन दोबारा डाल दूंगी और मैं इसे दोबारा कंपाइल करूंगी। तो देखिए अब मैंने एरर ठीक कर दिया, तो अब वो मुझे कह रहा है कोई एरर नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट, हाँ, अगर हम यहाँ पर कोई फाइल, यहाँ से मैं इस फाइल को डिलीट कर दूंगी इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच से, तब भी वो मुझे एरर दिखाएगा कि आपको हमें मुझे कोई भी एरर जो है वो नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई एम पर्सन ये जो एड्रेस ऑपरेटर बी है या एम पर्सन डी है ये नहीं लिखूंगी, तब भी मुझे एरर मैसेज आएगा। अब मैंने जैसे आपको बता दिया है कि एरर मैसेज आता है जब भी आप यहाँ पे कोई मिस्टेक करते हैं, कोई सिंटैक्स की मिस्टेक करेंगे, तो आपका जो यहाँ पे कंपाइलर है आपको कोई ना कोई एरर मैसेज जो है वो दिखा देगा। तो ये एरर मैसेज को पढ़ें और पढ़ के देखें वो आपको कौन सा एरर कह रहा है, तो आपको वो एरर जो है देखना पड़ेगा। चलिए मैं एक और एरर कर लगाती हूँ, मैं यहाँ पे बी की बजाय सी कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बी की बजाय सी किया और मैं कंपाइल किया। देखिए वो मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि जो बी है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने बी यूज किया हुआ है और ऊपर मैं यहाँ पे सी यूज कर रही हूँ। दोनों वेरिएबल्स के नेम चेंज हैं, हालांकि वेरिएबल के नेम एक होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोबारा बी कर देती हूँ। तो देखें स्टूडेंट, इस तरह आपके एरर जो है ये आपका कंपाइलर पकड़ लेता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि आपको पता है कि जो वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है वही वेरिएबल मैं अंदर प्रोग्राम में भी डिक्लेयर करूंगी। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा, मैंने आपको साथ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाया इसका, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि किस तरह जो है हम डेव के अंदर अपने प्रोग्राम लिखते हैं। अब मैं हम लोग की पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरफ दोबारा जाते हैं और हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट, यहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था। ये स्टेटमेंट थी जो हमें, अब राइट अ प्रोग्राम इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर और एंटर करें, फाइंड इफ सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। और मेरा ख्याल है स्टूडेंट अब मुझे आपको ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रोग्राम मैंने अब आपको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जैसे मैंने आपको बताया ये डायरेक्टिव्स हैं, ए और बी, हमने दो नंबर एंटर किए, एंटर अ नंबर, पहला नंबर एंटर किया, जो नंबर एंटर किया वो वेरिएबल ए में चला जाएगा। और ये वेरिएबल कहाँ बनता है, ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है। इसी तरह जो दूसरा नंबर एंटर करेंगे उसमें जो वैल्यू एंटर करूँगी वो वेरिएबल बी में चली जाएगी। ठीक है, और फिर हम ये, अब हमने कंडीशन लगाई और कंडीशन हम चेक करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू बी, यानी कंडीशन क्या लगाई कि ए मल्टीप्लाई बाई ए बी जो नंबर है अगर वो स्केयर है ए का, तो हमें शो हो जाए कि सेकेंड नंबर इज द स्केयर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब मुझे ये स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आएगी, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्योंकि इस स्टेटमेंट है तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर, एक प्रोग्राम लिखना है जो थ्री नंबर एंटर करे। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए, तीन वेरिएबल्स क्यों लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रोग्राम से पता चला मैंने तीन नंबर एंटर कराने हैं, तो तीन नंबर एंटर कराने के लिए मुझे तीन वेरिएबल्स की जरूरत होगी। ए बी सी मैंने तीन वेरिएबल्स लिए, एंटर दी फर्स्ट नंबर, प्रिंट एफ एंटर दी फर्स्ट नंबर। मैंने आपको अब प्रोग्राम में भी बताया हम प्रिंट एफ करने से क्या होता है, हमें सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आएगी, यूजर नंबर एंटर करेगा, स्कैनिफ कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए है, तो इनपुट मैं जो दूंगी, जैसे मैं 20 नंबर एंटर करूंगी वो ए में चला जाएगा। इसी तरह प्रिंट एफ है, मैंने दोबारा एंटर दी सेकंड नंबर, मुझे एंटर दी सेकंड नंबर लिखा नजर आएगा। और मैंने स्कैनिफ लिखा, एम परसेंट डी, डी क्यों लिखा, क्योंकि इंटीजर यहाँ से मैं इंटीजर ले रही हूँ। और फिर एड्रेस ऑपरेटर बी को यूज किया। अब एड्रेस ऑपरेटर बी क्या करेगा, जो वैल्यू मैंने यहाँ एंटर की वो बी वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। इसी तरह प्रिंट एफ है, एंटर थर्ड नंबर, थर्ड नंबर एंटर करूंगी वो सी में चली जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो लॉजिक बनाई वो ये बनाई कि जो वैल्यू मैंने ए में एंटर की वो एक और वेरिएबल मैक्स में वो साइन कर दी। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगी मैक्स के साथ, अगर बी ग्रेटर देन मैक्स की है तो बी की वैल्यू मैक्स में चली जाए, और अगर सी ग्रेटर देन मैक्स की है तो सी की वैल्यू मैक्स में चली जाए। तो जब भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मैक्स की फिर ना लास्ट में जो वैल्यू मैक्स के अंदर होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स हो जाती है, अगर स्टूडेंट ये फॉल्स हो जाती है तो जो मैक्स के अंदर वैल्यू होगी वो हमें
जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोग जो है वो इफ स्टेटमेंट को चलाते हैं। अब मैं देखती हूँ, अब हमारे पास एक छोटा-सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन क्या है? देखिए सिर्फ ट्रू होने पे चलती है, फॉल्स होने पे नहीं चलती। तो if statement is the simplest selection structure, the statement or set of statements is executed if the condition is true, सिर्फ true होने पे चलती है। if the condition false, nothing happen, जब condition false हो जाती है तो कुछ happen नहीं होता। execute one statement, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं execute one statement set of statement if condition is true। अगर condition true हो तब भी कुछ statement execute हो, और अगर condition false हो तब भी कुछ statement execute हो। इन दिस सिचुएशन जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि फॉल्स होने पे भी चले और ट्रू होने पे भी चले, तो जो हमारी इफ स्टेटमेंट है वो सिर्फ ट्रू होने पर ही चलती है। तो इसलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जिसका नाम है इफ एल स्ट्रक्चर। इफ एल स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको साथ में दिखाया कि डेफ के ऊपर हम कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, सीखो कैसे आउटपुट आती है। तो डेव का सॉफ्टवेयर मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप इसको इंस्टॉल करें। इसके अलावा जो इंस्टॉल की वीडियो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, तो आप लोग साथ ही साथ तो देखिए आपको सी तभी आएगी जब आप डेव के ऊपर इसको प्रोग्राम को लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नो डाउट पहले लिखने में आपको कुछ गलतियाँ आपको आएँगी, कुछ आपको मिस्टेक्स आएँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप उस प्रोग्राम को लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का अ, इफ स्टेटमेंट, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इफ के मैंने आपको प्रोग्राम कराए हैं वो भी आपने लिख कर मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। लास्ट में अपने स्क्रीनशॉट सेंड किया करें, क्योंकि मैं आपके स्क्रीनशॉट देखकर उनके नंबर भी लगा रही हूँ, उन्हीं की बेस पर आपका एडमिशन भी जाएगा।